सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले वीडियो में मैं आपको आंसर्स की जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ एज़ पर प्रॉमिस्ड। आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 17 जुलाई 2023 कंपार्टमेंट का अकाउंटेंसी वाला एग्ज़ाम, तो उसका मैं आपको आंसर कीज़ बताने वाला हूँ। इस वाले वीडियो में जितनी भी MCQs है ना, तो जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ MCQ टैली करवाना है अपना, तो उसका आंसर बता रहा हूँ। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। उसमें आपको पूरे जो आपका 4 मार्क्स और 6 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, बड़े वाले क्वेश्चंस, तो उसका भी सॉल्यूशन जो है उस वाले पार्ट में रहेगा। तो वीडियो नंबर 2 जो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये जो सेट है वो है आपका सेट नंबर 67C2, सी फॉर कंपार्टमेंट होता है, और ये है सेट नंबर 2, राइट। तो कई बच्चों को यहाँ पे सेट नंबर 1 और सेट नंबर 3 मिला होगा, तो मेरे पास सेट नंबर सिर्फ 2 आया है अभी तक, तो 2 का भी आंसर कीज प्रोवाइड करा रहा हूँ। वैसे सेट नंबर 1 और 3 में क्वेश्चन जो होगा वो सिमिलर होगा, कुछ क्वेश्चन जो है डिफरेंट होगा, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर अलग अलग होगा, बाकी क्वेश्चन मोस्टली सेम रहता है। बट अगर आपको उसका सेपरेट आंसर कीज चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर जो नीचे आ रहा है उस वाले पे PDF फॉर्म, याद रख लेना, PDF फॉर्मेट में अगर आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है सेंड कर दोगे तो मैं उसका भी आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसका अलग से आपको आंसर्स की जो है प्रोवाइड करके वीडियो अपलोड कर देंगे। अदरवाइज आप चाहो तो इस वाले से भी आप अपना आंसर्स मैच करा सकते हो। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ वाले क्वेश्चंस का आंसर्स कीज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका सेट नंबर 2 के अंदर, वो है क्या आपका क्वेश्चन नंबर 1 में एक अजर्शंस और एक रीज़न दिया हुआ है। अजर्शन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन बियरर डिवेंचर्स इज पेड टू अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस द इंटरेस्ट कूपन अटैच टू सच डिवेंचर्स। और रीज़न कह रहा है बियरर डिवेंचर आर डिवेंचर विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी एंड कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स। तो अजर्शंस कह रहा है ना कि जो इंटरेस्ट होता है बियरर डिवेंचर पे, वो किसे पे किया जाएगा? उस पर्सन को जो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा इंटरेस्ट कूपन। देखो इंटरेस्ट कूपन क्या होता है, जो बियरर डिवेंचर होता है ना, तो बियरर डिवेंचर का बेसिकली क्या है, कंपनी कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती। और बियरर डिवेंचर क्या होता है, वो बाय हैंड और यू कैन से सिंपली ट्रांसफ़र हो जाता है आसानी से। और जिसके पास इंटरेस्ट वाले डेट पे जो डिवेंचर रहता है, वो कंपनी को वो वाला डिवेंचर जैसे ही प्रोड्यूस करेगा ना, तो उस पर्सन को इंटरेस्ट दे दिया जाता है। तो बियरर डिवेंचर जो होता है, नंबर 1 क्या होता है कि बाय हैंड ट्रांसफ़र किया जाता है, फ्रीली आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है, कंपनी इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है। और जो पर्सन उस डिवेंचर और यू कैन से यहाँ पे जो वर्ड है ना इंटरेस्ट कूपन, तो उस पर इंटरेस्ट कूपन जो होता है वो जो पर्सन कंपनी को दिखा देगा उसी को इंटरेस्ट जो है मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अजर्शन है वो भी करेक्ट है और रीज़न भी जो है वो भी करेक्ट है। यहाँ पे कह रहा है ना बाय वे ऑफ डिलीवरी, तो डिवेंचर को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय वे ऑफ डिलीवरी एंड कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ द डिवेंचर होल्डर। तो दोनों यहाँ पे अजर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्टेड। तो इसका जो आंसर होगा ना, सही आंसर होगा सी ऑप्शन, बोथ A एंड R, यानी अजर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न जो है वो भी एक्सप्लेनेशन जो है सही है। कुछ बच्चों ने यहाँ पे भी लगा दिया होगा B नंबर, जिसमें लिखा हुआ है बोथ करेक्ट है, बट रीज़न जो है आपका अजर्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर होना चाहिए C। ओके, तो ये आप लगा लें। उसके अलावा देखो इसका आंसर जो है ना, अगर आपको ABC करके चाहिए तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये वाला PDF जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे अगर चले जाओ तो वहाँ पे आप ये डाउनलोड कर सकते हो और एक एक्सप्लेनेशंस के लिए वीडियो देख लो। उसके अलावा हर एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस वगैरह भी यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करा दिया है, तो उसे भी अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले वाले का तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाले का जो है आंसर क्या है आपका, फर्स्ट वाले का आंसर बोथ आर करेक्ट। ओके, ये है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप गूगल पे करोगे तो मिल जाएगा आपको। सेकेंड वाले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा फास्ट करा दे रहा हूँ। सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है KC लिमिटेड टू कवर ऑफिस फर्नीचर 90,000 रुपीज़ का, ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 1,80,000 का फ्रॉम JC लिमिटेड, इट्स लाइबिलिटीज ऑफ ₹20,000 फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹3,60,000. The payment of JC Limited was made by issue of 9% debenture of ₹50 each at a discount of 10%. The amount to be debited to discount on issue of debenture account will be. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कौन सा अमाउंट जिसको आपको डेबिट करना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में। डिस्काउंट का रेट है 10% और एक डिवेंचर की प्राइस है
₹50। तो अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये है इसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। जब आप जेएनटी पास करते हो इशू ऑफ डिवेंचर या इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला, तो यहाँ पे एक चीज़ तो और मेंशन कर लेना, ये जो गुडविल का अमाउंट है ना, इसमें 2 एसेट्स हैं। ये वाला जो है यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है, ये 1,80,000 का ऑफिस इक्विपमेंट है, तो यहाँ पे आप ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख लो, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है जी, डेबिट अकाउंट 1,80,000। तो ये आपका जो गुडविल का अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 360, 380, तो 180, 90, 2,70,000, 2,70,000 और 80 + 30, 1,10,000, 1,10,000 आया ना। एक बार टोटल आप कैलकुलेट कर लेना, ओके। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, मैं मैच करा दे रहा हूँ। 180 + 90,000 + 1,10,000, यहाँ है 3,80,000, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है देखो जी, फर्स्ट एंट्री आप करोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट ऑफिस इक्विपमेंट, उसके अलावा संडी लैपटॉप 20,000 और जेसी जो आपका वेंडर्स होता है उसका नाम लिखना है अगर दिया हुआ है तो 3,60,000, तो ये टोटल 380 आ रहा है। ये आपका आ रहा है 270, तो डिफरेंस जो है वो गुडविल अकाउंट होता है। अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंट आता तो कैपिटल रिजर्व होता, और डिफरेंस डेबिट साइड में है तो गुडविल उसे हम कहते हैं। सेकेंड एंट्री जो आप पास करते हो, ये 360 को हम लोग को क्या करना है, इशू करना है डिवेंचर, तो जेसी लिमिटेड 3,60,000, और डिस्काउंट पे किया है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एंड 9% डिवेंचर अकाउंट। अब ये कैसे निकालेंगे डिस्काउंट वगैरह, तो आपको वर्किंग नोट में नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना पड़ता है, यू नो वेरी वेल। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालते हैं, जो वेंडर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, जो वेंडर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं इशू प्राइस से। इशू प्राइस कितना है सर, क्वेश्चन में इशू प्राइस देखो 50 का एक डिवेंचर है 9% वाला, लेकिन उसको हमने 10% डिस्काउंट पे इशू करा है, तो 10% यहाँ पे 50 का 10% ₹5 होता है, ठीक है। 10 रुपये नहीं होगा बल्कि ₹5 होगा। तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 50 - 5 यानी कि 45 से, तो आपको नंबर ऑफ डिवेंचर आएगा 8,000 डिवेंचर। दोबारा से एक बार वेरीफाई करा लेते हैं, डिवाइडेड बाय 45, तो 8,000 डिवेंचर आ जाएगा। अब इसकी एंट्री करोगे तो 8,000 × 50, 4 लाख रुपीज़ डिवेंचर में क्रेडिट होएगा, और डिस्काउंट में डेबिट होएगा 8,000 × 5 रुपीज़ का डिस्काउंट है तो 40,000। तो आंसर आपका ये वाला पोर्शन सिर्फ लिखना, आप डायरेक्टली शॉर्टकट भी लिख सकते हो, मैंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहा हूँ मैं आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 40,000 रुपीज़, ठीक है। इसके और वाला जो क्वेश्चन है, इसका और वाला जो क्वेश्चन है, राजा लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹25 लाख फ्रॉम शर्मा लिमिटेड, पेमेंट टू शर्मा लिमिटेड वॉज मेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। अब यहाँ पे क्या है, मशीनरी परचेज करा है 25 लाख का शर्मा लिमिटेड से, तो शर्मा लिमिटेड जो है आपका वेंडर हो गया, और इसको हम लोग दे रहे हैं क्या, इक्विटी शेयर दे रहे हैं ₹10 वाला, प्रीमियम पे इशू करा है 25% के प्रीमियम पे। द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये पूछा क्या है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो उस पर ध्यान देना है आपको। अब मैं ये चीज़ें थोड़ा सा फास्ट स्पीडली करा रहा हूँ आपको, तो जो लोग बच्चे स्लो भाई समझना चाहते हो, अपना स्पीड अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन होता है यूट्यूब पे, आप कर लेना, ओके। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सब लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा मैं फास्टली करा रहा हूँ जितना पॉसिबल है उतना, और जिसको और स्पीड ज़्यादा देखना है तो 1.5 कर लेना, जिसको कम स्पीड में देखना है वो 0.5, 0.75 सब ऑप्शंस होता है, तो आप उस हिसाब से कर लेना, ओके। तो ये कह रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितने अमाउंट को क्रेडिट करेंगे ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो बता दूँ, ऐसे आंसर होगा इसका 5 लाख डी। अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, इसका एक्सप्लेनेशन जो है आपका और वाला ये रहा, इसमें क्या है आपका एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शर्मा लिमिटेड अकाउंट 25 लाख से, फिर शर्मा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसमें भी आपको वर्किंग नोट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना पड़ेगा, तो इसमें आउटस्टैंडिंग कितना है आपका वेंडर का अमाउंट 25 लाख, तो 25 लाख में डिवाइड बाय इशू प्राइस, सेम जैसे डिवेंचर में निकालते हैं वैसे सेम इक्विटी शेयर में निकालते हैं। अब यहाँ पे इशू प्राइस क्या है, प्रीमियम पे होगा तो प्लस करना है, ऊपर वाले में हमने माइनस करा था बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, यहाँ प्रीमियम पे है तो ₹10 का, और 25% प्रीमियम भाई साहब 25%, तो ₹10 का 25% कितना हो जाता है 2.5, तो टोटल डिवाइड करोगे 12.5 से 10 + 2.5, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आएगा 2 लाख रुपीज़। ये दोबारा से आप कर लो, 25 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, तो 2 लाख रुपीज़ नहीं 2 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा, तो 2 लाख इक्विटी शेयर आ गया। तो सेकेंड एंट्री कैसे हो जाएगा, ये वाला तो यही रहेगा अमाउंट सेम 25 लाख। सिक्योरिटीज़ पीएम में 2 लाख इंटू 2.5, सिक्योरिटी पीएम ₹2.5 का है, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 20 लाख रुपए, 2 लाख इंटू 10। तो आपसे पूछा था कितने रुपीज़ अमाउंट को क्रेडिट करोगे, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, तो आंसर आपका 5 लाख रुपये। तो और इस वाले में आंसर कितना था, ये 40,000 रुपये, तो ये आपका आंसर
इसका 40,000 है और इसका आपका डी ऑप्शन है 5 लाख रुपीज़। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा दिया। 3 पे आते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है CDE आर पार्टनर्स वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया। दे एडमिटेड एफ एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स इन द प्रॉफिट्स विच वॉज सेक्रीफाइस्ड बाय C, D एंड E इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। अब ये ऑलरेडी आपका सेक्रीफाइस रेशियो है और ये आपका क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। आइए कह रहा सीज न्यू शेयर इन दी प्रॉफिट्स विल बी। अब अगर आपको न्यू रेशियो निकालना है तो आपको पता है ओल्ड माइनस क्या होता है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग और ओल्ड प्लस गेनिंग भी होता है न्यू रेशियो का फार्मूला। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग दिया हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग पे लगाओगे, लेकिन अगर आप डायरेक्टली दिस माइनस दिस करोगे तो आंसर आपका हो जाएगा गलत। तो ये इसको कैसे सॉल्व करना है देखो भाई, ये रहा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है 3 वाले का आंसर। इसमें क्या करना है देखो, ये ओल्ड रेशियो है 5:3:2, न्यू आ रहा है F 1/4 के लिए। अब ये 1/4 जो आ रहा है ना, इस 1/4 को सैक्रिफाइस कर रहा है 2:1:1 में CDE। तो 1/4 को 2/5, 1/5 एंड 1/5 सैक्रिफाइस करेगा। अब इसमें हम लोगों से पूछा गया है किसका? सिर्फ और सिर्फ C का न्यू शेयर पूछा है, तो हम सिर्फ C का भी नहीं निकालेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। तो सिर्फ C निकालना, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज टाइम वेस्टेज है। तो सिर्फ C का निकालेंगे और वी नो न्यू रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग दिया है। गेनिंग होता तो ओल्ड प्लस गेन भी हम कर सकते हैं न्यू रेशियो के लिए, दोनों फार्मूला होता है। तो वी विल अप्लाई ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। सिर्फ C का निकालना है तो C का ओल्ड कितना है? सैक्रिफाइस। अब यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग जो है C ने कितना किया है? तो C ने कितना किया है सैक्रिफाइस? देखो C कह रहा है 2:1:1। यहाँ पे ध्यान से समझना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1:1 है, तो इसका 2/5, 1/5 एंड 2/5। तो C का आ रहा है कितना? C पहला वाला है तो 2/5। तो आप यहाँ पे ओल्ड है C का कितना? ओल्ड है C का 5/10 और सैक्रिफाइस कितना किया है? 2/10। तो आप सीधा 2/10 माइनस करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। 2/10 किसका? ये जो 1/4 आ रहा है ना, ये 1/4 का 2/5, ठीक है। तो 1/4 का 2/5 करोगे आप तो ये आ जाएगा कितना? 2/20। तो 5/10 माइनस 2/20, तो आपका आंसर आएगा 2/5। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है 2/5। ओके, ये एक्सप्लेनेशन है। जिसको एक्सप्लेनेशन वाला आंसर शीट चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो ये PDF पूरा का पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। XYZ वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ ₹45,000 ईच। ओ माई गॉड, यहाँ पे ईच दिया हुआ है, ध्यान रख लेना। मतलब X का भी 45, Y का Z का भी 45,000 है कैपिटल। दे एडमिटेड Y एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। Y ब्रॉट 60,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन Y's शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन द गुडविल ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये गुडविल पार्टनर का शेयर नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालो। दैट इज ऑल्सो नोन एज हिडन गुडविल। जो आपने टॉपिक पढ़ा है ना, हिडन गुडविल वाला, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो 7 टाइप के ट्रीटमेंट्स आपने पढ़े होंगे, आपके मैडम ने सिखाया होगा स्कूल में, 7 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, राइट। तो हिडन गुडविल वाला फार्मूला लगाना है। उसका फार्मूला क्या होता है हिडन गुडविल का? टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल्सो नोन एज टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखो, तो ये होता है टोटल कैपिटल का फार्मूला और कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स या एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। इसमें और अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये भी वर्ड जोड़ सकते हो, एडजस्टेड कैपिटल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग टोटल कैपिटल बोलते हैं, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल किसका? ऑफ फर्म का। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म पहले अपने को निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं? तो जो नया पार्टनर आ रहा है कैपिटल लेके, उसके शेयर से डिवाइड कर देते हैं। और कुछ बच्चे ने ये भी पढ़ रखा है कि जो न्यू पार्टनर है उसके कैपिटल को इनटू करना है, उसका जो शेयर है उसको रिवर्स करके। एक ही बात होती, अगर उसका शेयर आप डिवाइड कर दोगे तो ये मल्टीप्लाई में ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है। एक ही चीज़ होता है दोनों, ठीक है। कई टीचर जो हैं स्कूल में ऐसे पढ़ाते हैं कि Y का जो नया पार्टनर का शेयर है न्यू पार्टनर का, उसके
जितने भी कैपिटल लाया है उस कैपिटल को उसके शेयर से डिवाइड कर दो। कुछ टीचर पढ़ाते हैं जो उसकी कैपिटल है उसमें उसके शेयर को रिवर्स करके इंटू कर दो, तो ये टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म आएगा। और माइनस करना है ऑल पार्टनर्स की कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, इंक्लूडिंग न्यू, ओल्ड एज वेल एज नया वाला पार्टनर, तीनों पार्टनर का कैपिटल घटा दो तो वो गुडविल ऑफ द फॉर्म आ जाता है। तो 60,000 लेके आया है वाई और 1/3 इसका शेयर है, 60,000 लेके आए हैं, 1/3 शेयर है। तो हम लोगों ने टोटल कैपिटल कैसे निकाला, 60,000 अपॉन 1/3 या 60,000 इंटू 3/1 जो कि आता है 1,80,000, 6 3 180। और जब इन तीनों का कैपिटल ऐड करेंगे 60 45 45 ये ईच है तो 45 + 45 + 60 तो ये आता है आपका 1,50,000 और जब इसको लेस करोगे तो आंसर आ जाएगा 30,000। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ₹30,000 गुडविल ऑफ द फर्म। अगर ये आपको पार्टनर का पूछता वाई वाले का तो इसमें उसके 30,000 इंटू 1/3 करते तो 10,000 जो है तो आता। तो ये पार्टनर का नहीं पूछा है, गुडविल ऑफ द फर्म पूछा है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बड़ा ही आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। कई बच्चों को ये ट्रिकी लग गया होगा बट ध्यान से सुनो इसमें क्या पूछा है। कह रहा है क्या, जोश एंड जीवन वर पार्टनर्स इन अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। जीवन withdrew 5,000 per month starting from 30th June 2021. The partnership deed provided that interest on drawings will be charged at 12% per annum. The average number of months for which interest on जीवन's total drawings will be charged is. अब इसमें ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जो बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, देखो कंपार्टमेंट वाला जो पेपर होता है ना वो ऑलवेज टफ होता है रेगुलर पेपर से, मैं आपको बता दूँ, ठीक है जी। तो आप ये मान के चलना आसान नहीं होता नॉर्मल पेपर। तो कहते बच्चे का कंपार्टमेंट बेटे अगले साल आना, कंपार्टमेंट में भी और ज़्यादा पढ़ के जाना होता है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं। तो थ्योरी का जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं बहुत बच्चे नहीं करके जाते हैं, राइट। तो कई बच्चों को तो ये नहीं पता है, इसमें पढ़ के जाते हैं बिगिनिंग एंड मिडल, ये क्या पूछ दिया सर जी। तो इसके लिए कंसेप्ट पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर आ जाओ, ये भी बता देते हैं। देखो इसने क्या किया है 30 जून 2021 को विथड्रॉ करा है, ना तो मिडल ना तो एंड ना कुछ नहीं बोला। और ये कह रहा है पर मंथ करा है, पर मंथ करा है। तो पर मंथ भी करा है, मिडल एंड बिगनिंग कुछ नहीं बोला। उसने कहा है 30 जून को करा है, एग्जैक्ट डेट बता दिया भाई, डेट। और हर मंथ बोल रहा है, हर मंथ, यानी कि 30 जून को, 31 जुलाई को, 31 अगस्त को, फिर 30 सितंबर को, ऐसे कर करके साल के एंड तक निकाला है उसने। और इसमें आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं पूछा, सिर्फ पूछा है मंथ बता दो जी कितना मंथ, क्योंकि ये जो 5,000 है इंटू जितने महीने 9 मंथ तक निकाला है तो 9 मंथ आ जाएगा। और इंटू आप करोगे कितने से 12/100। उसके अलावा एवरेज मंथ अपने को निकालना पड़ेगा, एवरेज मंथ कितना, तो वही आपसे एवरेज मंथ पूछा हुआ है इसने। एवरेज मंथ निकालते कैसे हैं, तो इसका फार्मूला होता है साहब मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है जी। यहाँ पे ये ठीक कर लेना, इसका आंसर सही नहीं है, ठीक है जी। इसका आंसर क्या होगा ये बताता हूँ। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब सुनना ज़रा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे थोड़ा सा और एक थोड़ा सा जगह चाहिए मेरे को, रुको। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो भाई, ये अगर मैं फुल ईयर बनाऊँ, ठीक है जी, 31 मार्च 2023 यही है ना, 31 मार्च 2022 है और ये 30 है, ओके। 2022 पूछा हुआ इसने, रुको जी रुको। तो यहाँ पे 2022 लिख लो और ये है 1 अप्रैल 2021। अब अप्रैल, मई और जून, तो यहाँ पे आ गया 30 जून 2021। तो यहाँ उसने पहली बार जो है ड्राइंग करा है, कितने रुपीज़ का, 5,000 रुपीज़ का। फर्स्ट टाइम इसने ड्राइंग निकाला है। अब आपको यहाँ पे उसने ड्राइंग करा है, तो अब जरा बताओ ये मंथ के क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है एवरेज मंथ कैसे निकालते हैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो जो फर्स्ट ड्राइंग किया है इसके बाद कितने महीने हैं, और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, एकदम लास्ट वाले डेट को करेगा, क्योंकि एंड में कर रहा है ये। तो 31 मार्च को करेगा लास्ट वाला ड्राइंग। तो भाई यहाँ से यहाँ कितने महीने हो जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ होते हैं 9 मंथ्स। तो आपको करना है यहाँ पे 9 मंथ्स प्लस लास्ट वाले में क्या करना होगा 0, और जब इन दोनों को प्लस करोगे 9/2 तो इक्वल्स टू 4.5 मंथ्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा आपका कितना आएगा 4.5, 4.5 का मतलब 4.5 मंथ आएगा।
तो करेक्ट आंसर है 5 का सी ऑप्शन 4.5। कैसे आया ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एवरेज मंथ निकालने का फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी, जो आपको रिवीजन वीडियो भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाके, वो सारी चीज़ें मैंने बताई। इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर्म कहते हैं और पार्टनर्स कहते हैं। हाँ जी तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने 5 कर लिया था, 5 का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था 4.5। अब 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आफ्टर डूइंग द एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग ड्राइंग्स ऑफ ₹40,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ₹24,000 एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹32,000, द कैपिटल ऑफ अशोक a partner as on 31st March 2022 was ₹5 lakh. His capital as on 1st April 2021 was. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब देखोगे तो ये कह रहा है कैपिटल आपको 31 मार्च 2022 का दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2021, यानी कि आपसे ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? फर्स्ट चैप्टर्स में ये क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो निकालना होता है, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया रहता है, तो पहले आपने ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कह रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। और ये चीज़ें हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा है, आपके मैडम ने आपको क्लास 11th में भी पढ़ाया होगा। क्लोजिंग कैपिटल में जब हम लोग ड्राइंग्स ऐड करते हैं, प्रॉफिट्स और एडिशनल कैपिटल माइनस करते हैं यानी सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो जाके आपका ओपनिंग कैपिटल आता है। बिकॉज इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था, इस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी यहाँ वाली 31/3/2022 का, और 1 अप्रैल 2021 वाला आपसे कैपिटल पूछ रहा था, और बीच में उसने ड्राइंग्स भी दिया था, आपको प्रॉफिट भी दिया था, और आपको एडिशनल कैपिटल भी दिया था। डेट नहीं बताया, डेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो क्लोजिंग कैपिटल पहले लिखोगे, ड्राइंग्स ऐड किया और प्रॉफिट एंड एडिशनल कैपिटल सब्सट्रैक्ट किया, तो आंसर आ जाएगा 4,84,000। ये आप टोटल कैलकुलेट कर लेना। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगा तो आप प्लीज़ नीचे चैट बॉक्स में आप बता देना, बाकी मैं एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा 100% आपको करेक्ट बता रहा हूँ। तो 4,84,000 दोबारा से मैं मैच भी कराता चला जा रहा हूँ, वेरीफाई भी। तो इसका आंसर होएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 4,84,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है क्या, ऑन दी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म देयर एग्जिस्टेड अ बैलेंस ऑफ ₹45,000 इन सन्डी डेटर्स अकाउंट एंड अ बैलेंस ऑफ ₹8,000 इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, द अमाउंट बाय विच रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड वर्ड याद रख लेना, डेबिटेड बोला हुआ है। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर क्लोजिंग सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट विल बी, सन्डी क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज करना है भाई साहब। तो इसमें क्या करना होगा, देखो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, याद करो, तो बैलेंस शीट में क्या लिखा होता है, डेटर्स लिखा होता है, उसके नीचे माइनस करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखा रहता है। कभी कभी क्वेश्चन में एसेट साइड में डेटर लिखा रहता है और लेफ्टी साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखा रहता है। तो दोनों को आपको ट्रांसफर करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जो एसेट साइड में डेटर्स होता है उसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में किधर पे ट्रांसफर करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग करते हैं क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं डेटर्स 45,000, और डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या? हाँ जी, नहीं सही, ये मैं ना उल्टा लिख दिया ना। ओके, अब सुनो जी सुनो, इसको ठीक करो, एक सेकेंड दो, एक सेकेंड। ये जो है सन्डी एसेट्स अपना डेबिट में लिखते हैं, और सन्डी क्रेडिटर्स कहाँ पे लिखते हैं जी? क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना। सारे सन्डी क्रेडिटर्स पहले ट्रांसफ़र करते हैं, राइट? क्योंकि हमें क्या करना होता है, सारे एसेट्स को ट्रांसफर करके रिलेशन में। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट होता है, और लेफ्टीज के लिए लेफ्टीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टू साइड और ये आ जाएगा बाय साइड। तो डेटर्स कितने रुपीज़ का हो जाएगा यहाँ पे? डेटर्स सर 45,000 का है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000 का है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप लेफ्टी साइड में ट्रांसफर करते हो और एसेट साइड में डेटर्स को ट्रांसफर करते हो। ऐसा नहीं है 45 माइनस 8,000 करके आप जो है यहाँ पे आंसर लिख देना। 45 8 के बच्चों ने 37, देखो इसने जिसका भी जिन्होंने ये आंसर मेरे को भेजा उसने 37 लगाया हुआ है, जो कि गलत आंसर। ये कह रहा है आपसे साफ साफ डेबिट साइड में सन्डी डेटर्स अकाउंट को कितना ट्रांसफर करोगे भाई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलग से ट्रांसफर करते हैं रिलेशन में, और डेटर्स अलग से ट्रांसफर करते हैं। तो 45,000 आएगा करेक्ट आंसर जो आपका 45,000 ए ऑप्शन होएगा, याद रख लेना ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 वाला कह रहा है क्या, एस एंड टी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे एडमिटेड यू एज अ न्यू पार्टनर इन द फॉर्म. ऑन यूज एडमिशन देयर एग्जिस्टेड अ प्रोविजन फॉर bad and doubtful debts ₹7,000. It was decided to write off 3,000 as bad debts. The remaining debtors were considered as good. The amount to be debited or credited, यहाँ पूछा है कितना डेबिट करोगे और कितना क्रेडिट करोगे, to revaluation account of above treatment will be. तो इसका क्या आंसर होएगा, ये लो जी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन 8 का. देखो अगर आप जर्नलिटीज़ अच्छे से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कभी कभी 3 नंबर में जर्नलिटीज़ का क्वेश्चन भी पूछ देता है और कई बार पूछा हुआ है. तो इसकी 3 जर्नलिटीज़ होती हैं. नंबर 1 बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होता है, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स होता है, एंड लास्ट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है. अब इसमें क्या होता है, अगर बैड डेट 3,000 का हुआ है तो उसको डेटर्स में से पहले हम लोग घटा लेते हैं, राइट ऑफ करना है, और साथ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में से भी 3,000 का उतना आपको कम कर देना होता है. तो इसकी एंट्री ये होती है. इसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में है, तो जो बच गया है ना वो 4,000 रुपये, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो आपसे पूछा था रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और कितने रुपये से, 4,000 से हो रहा है. 4,000 कैसे होता है, ये 7,000 टोटल प्रोविजन बनाया था हमने, बैड डेट हो गया है 3,000 का, तो 7 - 3,000 हमने कर दिया, बचा कितना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 4,000 रुपये बचा हुआ है. अब आप रिवैल्यूएशन बनाना हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा है एडमिशन के वक्त, तो सारा का सारा वी नो कि हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल है, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे रिवैल्यूएशन के, बिकॉज दैट विल बी ट्रीटेड एज एन लायबिलिटी, राइट. तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिटेड विद ₹4,000. ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ₹4,000 से करोगे. तो इसका करेक्ट आंसर ये है. अगर इसमें किसी को और कुछ कहना है तो डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हो, किसी को इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन या कुछ पूछना है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9. सी डी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, ई वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर. ई एक्वायर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सी एंड द रिमेनिंग फ्रॉम डी. इसमें भी कई बच्चों का गलत हो सकता है, ये भी बड़ा ट्रिकी सवाल है, वैसे आसान वाला नहीं है. आई कह रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ सी एंड डी, तो इसमें आपसे पूछा है सैक्रिफाइसिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा हुआ है आपका सी और डी का. तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 9 का ये राजी एक्सप्लेनेशन. सबसे पहले देखो ओल्ड जो रेशियो है वो तो ऑलरेडी है आपका गिवन, जो भी है ओल्ड इसमें दिया नहीं है, छोड़ो, ओल्ड नहीं दिया हुआ है तो वी एज्यूम 1:1, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं. वी ऑलरेडी नो कि ओल्ड नहीं है तो 1:1 हम मान सकते हैं. अब इसमें कह रहा है ई ने एक्वायर करा है सी से और ई ने एक्वायर करा है डी से, तो यही सी और डी का सैक्रिफाइसिंग हो जाता है. यू कैन ऑल्सो से सी सैक्रिफाइस टू ई और डी सैक्रिफाइस टू ई. अगर ई ने सी से एक्वायर करा और डी से, तो इसका उल्टा भी आप समझो, सी ने सैक्रिफाइस करा है टू ई को और डी ने भी सैक्रिफाइस करा है टू ई को, एक ही बात होती है. अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात है क्या, ये कह रहा है 1/6 के लिए तो एडमिशन किया है हमने न्यू पार्टनर ई को, और कह रहा है ई एक्वायर करा 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सी. तो इसका 1/6 शेयर है और 1/3 एक्वायर कर रहा है फ्रॉम सी से. तो इसका क्या होगा, देखो ये जो 1/6 के लिए आ रहा है ना, ई जो है 1/6 के लिए जो आ रहा है, तो 1/6 जो है उसका 1/3 तो सी से लेगा और बाकी रिमेनिंग डी से लेगा. तो अगर 1/3 सी से ले रहा है तो रिमेनिंग कितना है, 1 - 1/3 यानी कि 2/3 जो है डी से लेगा. करेक्ट है, 2/3 डी से लेगा. और जब आप न्यू रेशो निकालोगे ना तो इसको 1/3 इंटू 1/6 करना होता है, 1/3 इंटू 1/6 और इसका 2/3 इंटू 1/6, क्योंकि ऑफ हिज लिखा हुआ है. ठीक है जी, तो इन दोनों को इंटू करके निकालोगे तो भी 2:1 आएगा, और डायरेक्टली यहाँ पे 1/3 2/3 करोगे तो भी 2:1 आएगा. ठीक है जी, तो ये रहा, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है 1/18 और 2/18 ये भी करोगे तो भी 1:2 ही आएगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है आपसे. तो जैसे मर्जी वैसे निकाल लो, इसका आंसर जो होएगा आपका 1:2 होएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई. ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का. उसके बाद इसका और वाला भी पार्ट है. तो और वाला पार्ट कह रहा है ABC वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 with the effect from 1st April 2023 they agreed to share profits and losses equally है, ये न्यू रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है. आगे कह रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीज गेन और सैक्रिफाइस विल बी. चैप्टर नंबर ये 4 का सवाल है वैसे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज करते हैं.
अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हुआ। तो यहाँ पे ये आपका ओल्ड रेशो दिया हुआ है, ये आपका न्यू दिया हुआ है, इक्वल 1:1:1। 3 पार्टनर है तो इक्वल 1:1:1 होएगा, और ओल्ड है 5:3:2। पूछा क्या आपसे, ड्यू टू चेंज आपको सिर्फ बी का गेन या सेक्रीफाइस निकालना है, तो सिर्फ इसमें आप बी भी निकाल दोगे तो चलेगा, या पूरा आप निकाल लो, सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग, कोई भी एक निकाल लोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन देखो जी, ओल्ड रेशो न्यू रेशो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू होता है। अगर आप इसका आंसर, ये भी बता दूं क्या, चलो ये भी बता देते हैं, गेनिंग वाले से भी, कई बच्चों ने गेनिंग के थ्रू करा होगा इसका, कई बच्चों ने गेनिंग के थ्रू करा होगा। गेनिंग रेशो इक्वल्स टू क्या होता है जी, ओल्ड माइनस न्यू, तो सैक्रिफाइसिंग होता है, गेनिंग होता है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बी का निकाला है, आप चाहो तो तीनों का निकाल सकते हो लेकिन टाइम वेस्टेड है, सिर्फ बी का पूछा है तो बी का निकालो। बी का न्यू हमें पता है 1/3, और ओल्ड जो है आपका बी का है 3/10, तो 30 एलसीएम होएगा 10 माइनस 9, तो 1/10। तो गेनिंग निकालोगे तो सीधा सीधा पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो गेन होएगा। अगर आप सैक्रिफाइसिंग निकालोगे तो निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव को जब सैक्रिफाइसिंग निकाला है आंसर निगेटिव में, तो भी उसको गेन ही कहते हैं, चाहे गेनिंग से निकालो चाहे सैक्रिफाइसिंग से, आंसर गेन में ही आएगा, 1/3 आएगा, ठीक है। तो जैसे मर्जी वैसे निकाल लो, तो गेन होएगा 1/30 का, ओके। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेन 1/30 ए। इसमें सैक्रिफाइसिंग भी है, कई बच्चों ने सैक्रिफाइसिंग भी लगाया होगा जो कि गलत है, तो इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन ए, गेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बी एंड डी वर पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। Interest on B's capital for the year ended 31st March 2022 was calculated at ₹4,000. Pass necessary guarantees for transfer of interest on B's capital to profit and loss appropriation account will be. और नीचे इसका एक और वाला भी पार्ट है, इसी टाइप का है, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपसे पूछा है। KL वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स will be charged at 12% per annum. Interest on else drawings for the year ended 31st March 2022 was calculated at ₹9,000. Pass necessary guarantee to for charging interest on drawing. देखो भाई, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है इसमें आपसे ट्रांसफर पूछा है, इसमें आपसे चार्जिंग पूछा है, इसे आप हाईलाइट करना। एक में ट्रांसफर पूछा है, एक में आपसे चार्ज, दोनों की अलग अलग एंट्री होती है। कई बच्चे ये सब पढ़ के भी नहीं जाते, गारंटी तो छोड़ के जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के सीख के चले जाते हो, तो फिर वहाँ पे ये दिक्कत आती। तो इसके लिए पूरा कंसेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी, जो कि अगर आप नोट देखोगे तो मैंने देखो जी ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में बताया हुआ है। यहाँ पे देखो जी कहाँ है, ये रहा जेनेटिज़ वाला चीज़ जो है, ये रहा जेनेटिज़ वाला, ये सारे नोट्स आपको PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, जब भी पढ़ना हो कुछ भी। आंसर वाला आंसर कीज़ भी आपको मिल जाएगा। तो पहली दूसरी एंट्री, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री है, दो एंट्री होती है। इसे हम बोलते हैं अलाउड, यानी कि इसे हम चार्ज भी बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अलाउ होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए चार्ज होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर से चार्ज करती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करती है, देती। तो एक होता है अलाउ और चार्ज का, दूसरा होता है ट्रांसफर की एंट्री। ये अभी जो एग्जाम हुआ था ना 12th क्लास का एनुअल वाला मार्च में, उसमें भी इससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, MCQ क्वेश्चन था, आप चाहो तो देख लेना क्वेश्चन पेपर, कोई ना कोई एक सेट में था, मेरे को याद आ रहा है, उसका भी आंसर कीज मैंने कराया था। तो आपसे क्या पूछा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा था ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र की एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली बतानी है। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी लिख दिया आपको, देखो 10th नंबर का 2 एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2 एंट्री और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी 2 एंट्री होती है यहाँ पे, ठीक है जी, ड्राइंग्स की ये वाली एंट्री होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्री है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन, तो उसमें ये अलाउ है, ये नहीं होगा। जो ट्रांसफर की एंट्री पूछा है, क्योंकि ये ट्रांसफर टू PNL की एंट्री होती है, PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट 4,000 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो है बी वाला होगा, 4,000 अमाउंट दिया हुआ है, ट्रांसफर की एंट्री पूछा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बी के बारे में पूछा था, बी का कैपिटल। तो कौन है पार्टनर यहाँ पे, बी। और वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चार्जिंग वाला पूछा हुआ है, तो चार्जिंग वाला कौन सा, चार्जिंग वाला ये है, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, जो कि हम चार्ज बोलते हैं। तो करंट भी हो सकता है, कैपिटल भी। करंट होता है जब फिक्स कैपिटल मेथड है, अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल होता है। तो यहाँ पे आपसे क्या लिखा है, कैपिटल करंट दोनों ऑप्शन करके दे दिया है, तो इसका ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। 900 रुपये दिया हुआ है, और एल का ड्राइंग से उसकी चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताना है, तो एल्स कैपिटल या करेंट अकाउंट 900 रुपये टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। 11 पे आते हैं। AB were partners in a firm. They admitted C as a new partner for 1/3 shares in the profits of the firm which he acquired
फ्रॉम ए इज न्यू शेयर इन द प्रॉफिट विल बी। अब देखो जी, ये कह रहा है क्या, सी जो है न्यू पार्टनर है, ए बी का ओल्ड रेशो दिया नहीं है साहब। जब नहीं देता है तो हम क्या मानते हैं, ओल्ड रेशो 1:1। इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट गिवन और साइलेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हम रेशो क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे। तो ए बी का ओल्ड रेशो हम लोग 1:1 अज्यूम कर लेंगे। न्यू पार्टनर आया है सी, 1/3 के लिए आया है, 1/3 के लिए। आपसे पूछ रहा है क्या, ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए, आपसे पूछ रहा है क्या, ए इज न्यू शेयर। तो 1/3 जो है ए से एक्वायर करा, ऑल्सो नोन एज ए ने सैक्रिफाइस करा है, सी को दिया है 1/3 शेयर, ठीक है। 1/3 ऑफ हिज नहीं है, सिर्फ 1/3 दिया। तो जो ओल्ड रेशो है ए का, ओल्ड शेयर 1/2 है, उस 1/2 में से जितना ए ने दिया है 1/3 पूरा का पूरा ए से ही ले रहा है ना, एक्वायर कर रहा है सी न्यू पार्टनर। तो यानी कि ए दे रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे करोगे, ओल्ड में से सैक्रिफाइसिंग माइनस कर लो, तो न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर होता है। सिर्फ ए का निकालना है, ये ओल्ड है 1/2, ये कहाँ से आया, हमने 1/2 ओल्ड रेशो कहाँ से लेंगे, 1:1 लेंगे। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट ओल्ड रेशो तो हमें 1:1 लेना है, राइट। तो 1/2 हो गया ए का, तो 1/2 ओल्ड माइनस 1/3 जो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो सी आ रहा है तो ए से एक्वायर कर रहा है, तो 1/6 आ जाएगा क्या आपका, ए का न्यू शेयर। सिर्फ ए का पूछा है, सिर्फ ए का निकाल दो, खत्म। तो ए का आ जाएगा 1/6। आप चाहो तो न्यू रेशो ए बी दोनों का भी निकाल सकते हो, उसमें भी सेम चीज़ आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वाला ऑप्शन देखो, पी क्यू आर वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म ऑन 31 मार्च 2022 आर डाइड। ये डेथ का क्वेश्चन है, आर जो है आर की मृत्यु हुई, आर लास्ट वाला। आर शेयर वॉज टेकन ओवर बाय पी, आर का शेयर कौन ले रहा है, पी ले रहा है। पी इज न्यू शेयर, इसमें भी पी का न्यू शेयर पूछा हुआ है आपसे, और इसमें भी आपसे ओल्ड रेशो नहीं दिया हुआ है। सर ओल्ड नहीं दिया हुआ है तो 1:1:1, इस बार 1:1:1 मानेंगे क्योंकि 3 पार्टनर है, तो हर पार्टनर का शेयर 1/3 1/3 1/3 आ जाएगा। और आर की मृत्यु हो गई और उसका जो शेयर है वो किसको चला जा रहा है, पी टेक ओवर कर रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, जोड़ दो इसको भाई, न्यू रेशो न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग, या ओल्ड प्लस गेनिंग दोनों होता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, गेन किया हुआ है ना पी ने, पी जो है पी ने क्या किया, ये ओल्ड रेशो हमने अज्यूम कर लिया, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 1:1:1, यानी 1/3 पी का ऑलरेडी ओल्ड है पहले से, और गेन कितना किया, ये आर वाला शेयर है 1/3 और आ गया, ये आर का शेयर, आर की मृत्यु हो गई तो उसकी शेयर किसके पास चले आए, पी ने एक्वायर कर लिया। तो दोनों को जोड़ दोगे तो 2/3 हो गया आपका। तो दिस इज दी न्यू शेयर ऑफ पी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/3, कहाँ है 2/3 ए ऑप्शन, 2/3 ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ 11 का और वाला पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ जी फटाफट, बस कुछ ही क्वेश्चन रह गए। मैं इस वाले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है MCQ वाला करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी पूरा सॉल्यूशन जो है बड़े वाले क्वेश्चंस का उसको आपको वीडियो नंबर 2 में मिलेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी। या कल जो है उसकी वीडियो आ जाएगी, आज नहीं, उसका वीडियो कल अपलोड हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आज वाला ये वीडियो अपलोड होगा, आज के बाद कल यानी मंडे को हो जाएगा। तो आगे आ जाओ जी। पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली कॉल्ड एज। देखो इसका आंसर भी यहाँ पे मिलेगा आपको, जब ये चैप्टर नंबर 1 पे आओगे इसकी समरी, तो ये वाला भी कई बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा। ये सारे थ्योरी कंसेप्चुअल चीज़ें MCQ जितनी भी पूछा हुआ है इस बार कंसेप्ट से पूछा हुआ है। तो टॉपिक नंबर 1 मीनिंग के बाद मैंने यहाँ पे बताया था, देखो भाई जो पार्टनरशिप होता है ना उसके अंदर ये जितने भी पार्टनर्स होते हैं इंडिविजुअली इनको पार्टनर्स कहा जाता है, और टुगेदर मिला के इनको फॉर्म कहा जाता है। सारे पार्टनर मिल जाते हैं तो कलेक्टिवली फॉर्म कहते हैं, और इंडिविजुअली इन सबको अलग अलग पार्टनर्स कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चन इसने पूछ दिया, देखा कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। इंडिविजुअली हम पार्टनर्स को क्या बोलते हैं, पार्टनर, फॉर्म नहीं बोलते, ओके। मेंबर भी नहीं, ओनर भी नहीं। तो ये ध्यान रख लें, इसका भी आंसर यहाँ पे दे दिया, एक्सप्लेनेशन आपको दिखा दिया अभी, यहाँ पे ये थ्योरी है, कोई मुश्किल नहीं। इसका और वाला पार्ट आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 12 का और वाला पार्ट। और वाले में कह रहा है क्या, मधु एंड राधा वर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मधु withdrew 20,000 in each quarter during the year ended 31st March 2023. Interest on drawings was to be charged at 6% per annum. Interest on Madhu's drawings will be, मधु का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूछ रहा है। अब इसमें क्या दिक्कत आई, देखो एक तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है साहब क्वार्टरली है, ईच क्वार्टर में 20,000 निकाला है, और ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 है। यहाँ पे ये नहीं बोला है ईच क्वार्टर में बिगनिंग है
कि मिडल है कि एंड है, ये नहीं बताया, ये तो डेट बताया है कि 31 मार्च 2023 तक ईयर एंड हो रहा है, ईयर, और क्वार्टरली है, मतलब 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। तो ये जो 20,000 है इंटू 4 तो हो जाएगा, और 6% है, 6/100 भी तो कर दोगे। लेकिन यहाँ पे आ जाता है मंथ की बात। अगर कुछ नहीं दिया है तो क्या मानोगे आप? बिगिनिंग मानोगे, मिडल मानोगे, एंड मानोगे? तो इन तीनों में से कुछ नहीं मानेंगे, हम एवरेज 6 महीने लेते हैं, ठीक है। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका कैसे निकालोगे? देखो जी, ये ओल्ड रेशो दिया हुआ था, इसका कोई काम नहीं था वैसे, क्या पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा? 20,000 इंटू 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज देर आर 4 क्वार्टर्स इन 1 ईयर। तो 20,000 इंटू 4, 6% है तो 6/100 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेट, ये रेट है। और मंथ कितना लोगे आप? 6/12। याद करो, मंथ के केस में बताया था, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन वी एज्यूम 6 मंथ्स। आपकी मैडम ने भी सिखाया है कई बार बार आपको पढ़ाया था कि बच्चों जब ड्राइंग्स का डेट नहीं होता है तो हम 6 महीने एज्यूम करते हैं। करेक्ट है जी। ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 में ही मिलेगा। ओके, ये भी आपको यहाँ से दिखा देते हैं। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नॉट अलाउड, पार्टनरशिप डीड है तो ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये लो जी, सारी बताई हुई है। जब सिर्फ परसेंटेज में होता है तो सीधा इंटू कर दो, मंथ का चक्कर नहीं। लेकिन जब पर एनम दे और मंथ उसने ना बताया है, ठीक है, मंथ नहीं बताएगा, विथड्रॉ इज नॉट गिवन, तो हमें 6 महीने लेने होते हैं, 6/12। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके मैंने बताया था वैसे तो क्लास के अंदर, जिन लोगों ने क्लास लिया होगा रिवीजन वीडियो। बाकी वैसे अभी भी पड़ी हुई नया वीडियो भी बना दिया मैंने। खैर कोई बात नहीं। आंसर देखो तो 20 इंटू 4 6/100 और 6/12, तो इसका आंसर आ जाएगा 2400। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना दोबारा से। 80,000 आ जाएगा, इंटू करोगे आप 6% डिवाइडेड बाय 2, तो सीधा 2400 रुपये। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी 24,400 रुपीज़। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। 6 महीने लेना है, ये ध्यान रख लेना। फिर है क्या क्वेश्चन 13 और 14 एक ही वाले इसी क्वेश्चन से ऊपर बेस्ड है। ये कह रहा है क्वेश्चन 13 और 14 ये लाइन पढ़ो और इसी से बनाओ। इसमें कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 जायरा लिमिटेड इशूड 5,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का कोई काम नहीं यहाँ पे, 3 साल बाद करे रिडीम, 5 साल बाद करे, हमें कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अब मेन है क्या, ये है इशू एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट प्रीमियम, जो आपने एंट्री पढ़ा था डिवेंचर वाले क्वेश्चन में। इशू और डिवेंचर वाले चैप्टर्स का क्वेश्चन है ये, रिडम्पशन वाले का नहीं। तो जब हम इशू की एंट्री पास करते हैं और कंडीशन रिडम्पशन का दिया होता है तो उसी समय हमें लॉस को बुक कर लेना होता है। ये एंट्री होती है, 2 ही एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है देखो, क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन 13 का एंट्री ये पूरा ये रहा सॉल्यूशंस। यहाँ से देखो ये 2 एंट्री होती है। जनरेटिव मैंने नीचे बताया, आंसर मैंने यहाँ पे पहले बता दिया, ठीक है। ये इसी का पार्ट है, एक्सप्लेनेशन है। तो एक काम करो ना, इसको इस टाइप से लिख देते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये लो जी। ओके, तो यहाँ पे देखो जी, जनरल एंट्री जो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कई बच्चे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट सिर्फ लिखते हैं, अब जैसे मर्जी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसने क्या किया है, डिवेंचर इशू करा है, कितने का, 5,000 वाले 100 रुपये का एक है इशू एड प्रीमियम। तो 100 रुपये का 5% होता है 5 रुपये, तो 105 पे इशू हो जाएगा, और 5,000 है तो 5,000 इंटू 105 कितने हो जाते हैं, 5,25,000 रुपये हो जाते हैं। तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5,25,000। फिर लिखेंगे क्या, टू 8% डिवेंचर अकाउंट, हमेशा 5 लाख ही होता है फेस वैल्यू से, 5,000 इंटू 100। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आएगा 25,000 का। और रिडम्पशन बोला है तो एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट सेम अमाउंट से होता है। तो रिडम्पशन कितने रुपीज़ पे है, ऐसा रिडम्पशन क्या हुआ है, 10% प्रीमियम पे रिडीम करा है। तो 10% कितना होता है, 10 रुपये। 100 रुपये का 10% 10 रुपये, और 5,000 के डिवेंचर है नंबर, तो 5,000 इंटू 10 कर दो तो 50,000। तो ये 50,000 50,000 आ गया। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर सिर्फ 50 आएगा। कोई भी इसमें से ये आपको सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। कई बच्चों ने 50 - 25 25,000 लिख दिया कि भाई इशू तो हुआ है, हमारा फ़ायदा हो गया 25,000 का, और रिडम्पशन हुआ है आपका प्रीमियम पे 50,000 लॉस, तो 50,000 माइनस फ़ायदा 25 कर दिया है कई बच्चों ने। तो इसका आंसर आपको 50,000 लिखना है। क्यों सर, इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, मैंने आपको पहले 14 बता दिया, कोई बात नहीं, 13 अभी बता रहे हैं। 14 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। सर डेबिटेड कितना करोगे, लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट को समझो वर्ड बाई वर्ड। तो यहाँ पे 50,000 आंसर आएगा, ना कि 25। देखो जिसका भी आंसर जिसने भी प्रोवाइड करा है डी लगाया हुआ, जो कि गलत है। ठीक है, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई साहब। 13 का देखो, टोटल इंटरेस्ट ड्यू
ऑन डिवेंचर। तो इंटरेस्ट क्या होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज कूपन रेट। तो 8%, और ये हमेशा किसका फेस वैल्यू का होता है, 5000 इंटू 100 रुपये। तो ये आपको यहाँ पे निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 5000 इंटू 100 रुपये फेस वैल्यू से, और 8% है 8/100, तो 40,000 रुपये। तो 13 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, और 14 का ऑप्शन जो है आपका 50,000 सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, 13 और 14 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ जी 15 कह रहा है, देखो किसी बच्चों को और भी कोई भी चीज़ें एक्सप्लेनेशन वगैरह पूछना है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी आप टाइप करके अपना ऑडियो भी पूछ सकते हो या मैसेज टाइप करके भेज सकते हो। कॉल वगैरह होता नहीं, कभी कभी उठा लेते हैं, कॉल फ्री रहते हैं तो। और जिनको और भी कोई डिटेल है डिस्क्रिप्शन में आप लिख देना, मैं ज़रूर रिप्लाई कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन का। जिनको PDF का सॉल्यूशन चाहिए वो जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा नीचे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना ये सेम PDF। ओके, और क्या बोला था, जो लोग चैनल पे न्यू हैं आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आपकी बहुत जल्दी मैं इस पर ग्रेजुएशन वाले क्लासेस भी जो है अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, कई सारे सब्जेक्ट का, तो उसमें भी आपको हेल्प आ जाएगा, राइट। और CUT का भी क्लासेस हैं इसमें कई सारे अपलोडेड, तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाओ जी यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द बिजनेस ऑफ अ फॉर्म नॉट डिजॉल्व, यहाँ पे वर्ड याद रख लेना, नॉट पूछा, नॉट डिजॉल्व बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा डिजॉल्व नहीं हो सकता है। अब देखो जी, ये जो है डिसोल्यूशन ऑफ चैप्टर्स का है, ये टॉपिक नंबर 1 के पास ही मैंने डिसोल्यूशन का मेरा नोट देखोगे ना आप, तो ये पेज नंबर 1 to 3 पे आपको मिलेगा, टॉपिक नंबर 2 पे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। तो टोटल 5 मोड्स होते हैं, डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपलसरी डिसोल्यूशन, नोटिस हैपनिंग और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो कोर्ट के द्वारा जो डिसोल्यूशन होता है ये सारे कंडीशन है। कोर्ट क्या करेगा, अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है तो कोर्ट क्या कर देता है, ऑर्डर देता है कि भाई पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर दो। कोई परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है, गिल्टी पाया जाता है, ब्रीच करता है, ठीक है, उसके अलावा कोर्ट फाइंड एनी काइंड ऑफ अनजस्टिस और बिजनेस ऑफ द फॉर्म कैन नॉट बी कैरिड एक्सेप्ट एट अ लॉस। तो दीज आर दी केसेस जिसकी वजह से कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। और इसमें ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है देखो, तो व्हेन पार्टनर बिकम्स इंसेन अनसाउंड माइंड एक ही बात होता है। तो ये पहला है सर, ये तो होता है, तो कोर्ट देता है। इसमें आपसे पूछा हुआ है कौन सा, जो कोर्ट के द्वारा नहीं होता है डिसॉल्व, कोर्ट के द्वारा नहीं, कोर्ट के द्वारा नहीं होता है, तो ये तो होता है कोर्ट के द्वारा, ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट पढ़ो, व्हेन पार्टनर्स बिकम परमानेंटली इनकैपेबल, सर परमानेंटली इनकैपेबल ये राजी, परमानेंटली इनकैपेबल ये भी होता है सर। नेक्स्ट है क्या, पार्टनर्स गिल्टी, सर गिल्टी होगा तो भी कोर्ट ऑर्डर दे देता है, गिल्टी का अनसाउंड माइंड ये रहा परमानेंटली, और मिसकंडक्ट गिल्टी एक ही बात है। तो ये 3 तो होते हैं बाई कोर्ट। ये चौथा ऑप्शन है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर में खुद से, भाई कंसेंट पार्टनर ने खुद से कंसेंट किया कि भाई अब डिसॉल्व कर देना है, तो वो होता है आपका कौन सा, म्यूचुअल अग्रीमेंट और कंपलसरी डिसॉल्व। तो कंपलसरी में होता है, जब सारे पार्टनर अग्री करते हैं तो कंपलसरी फॉर्म को डिसॉल्व करना होता है। तो इसका आंसर बी होगा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे बी बता दिया, करेक्ट आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, ये भी कंसेप्चुअल है। तो यहाँ पे देखो, इसमें कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन आपका फंड है एक 45,000 रुपये का, जब एम रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट का हो, डेथ का हो, चेंज इन PSR का हो या एडमिशन का हो, वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट सेम ही होता है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का भी, ये चारों चैप्टर्स में, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर की क्या लाइन है, ये सब बकवास है। इसमें से इंपॉर्टेंट है ओल्ड रेशो, क्योंकि सबको ओल्ड रेशो से ही करना होता है, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या फिर चेंज इन PSR हो। अब ये कह रहा है आपके बैलेंस शीट में एक बैलेंस है 45,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, फंड बोलो रिजर्व बोलो एक ही बात। आई कह रहा है टिल द डेट नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज रिसीव्ड, जब एम रिटायर हो रहा है तो कोई क्लेम नहीं आया है। तो जब क्लेम नहीं होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो उस टाइम पे जो पुराने जितने भी फालतू की चीज़ें होती हैं बैलेंस शीट में, प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है, वो रिजर्व्स वगैरह वो सारे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर KLM है, ओल्ड रेशो है 1:2:3। इन तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशो में 45,000 को बांट दो। एंट्री क्या होती है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू K टू L टू M's कैपिटल अकाउंट, इसकी रेशो में ओल्ड रेशो 1:2:3 ओल्ड रेशो में। तो इसका आंसर करेक्ट है आपका C। तो पहले वाले पार्ट 16 क्वेश्चंस MCQ वाले थे, इसका सॉल्यूशंस मैंने करा दिया, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दे दिया मैंने, क्वेश्चन 16 का आंसर भी ये रहा। अब आते हैं 4 क्वेश्चंस और हैं MCQ वाले नीचे पार्ट B में, ठीक है। मैंने कहा है आपको इस वाले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ MCQ का एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ आपको, ओके। और बाकी वाले क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप अगर आपने बेल आइकन दबाया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कल अपलोड होएगा वो।
पार्ट बी में क्वेश्चन 27, 28, 29 एंड 30 चार क्वेश्चन है, 4 नंबर वाले MCQ। तो आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशो। सर सॉल्वेंसी रेशो कौन नहीं होता है? तो आपको याद होना चाहिए, आपको पढ़ना है टोटल 4 सॉल्वेंसी रेशो। 4 सॉल्वेंसी रेशो कौन कौन से है? एसेट टू डेट रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और आपका है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, राइट। यही 4 रेशो है जो कि सॉल्वेंसी होता है। इसमें पूछा नॉट, तो देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये तो होता है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी होता है, एसेट टू डेट ये भी होता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कौन सा रेशो होता है सर? ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आपको 5 मेन पढ़ने थे, तो ये होता है। तो करेक्ट आंसर इसका जिस बच्चे ने लगाया इसका सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर है और वाले में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज एफिशिएंसी रेशो। कई बच्चों का ये वाला जो है पार्ट गलत हुआ होगा, या यू कैन से कई बच्चे इसको सही से पढ़ के नहीं जाते। देखो जो आपका एक्टिविटी रेशो है ना, उसी को बेसिकली एफिशिएंसी रेशो कहा जाता है। टर्नओवर भी बोलते हैं, एक्टिविटी भी बोलते हैं, एफिशिएंसी भी बोलते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है कंपनी की परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो लाइक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हो गया, डेटर्स टर्नओवर रेशो हो गया, तो इन सबसे एफिशिएंसी निकलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्टिविटी रेशो है। लिक्विडिटी भी नहीं है, सॉल्वेंसी भी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आपका एक्टिविटी रेशो होगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, गूगल पे आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। करेक्ट है जी। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 28 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा टूल है? कौन सा टूल है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बोथ ए एंड बी और रेशियो एनालिसिस। भाई ये पूछा हुआ है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल पूछा है, टूल पूछा हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से आपका जो बुक नंबर 3 है आपका TS अग्रवाल सर की बुक, उसमें चैप्टर नंबर 2 मिलेगा। और अगर आपके पास DK गोयल सर की बुक है तो बुक नंबर 2 में आपको मिलेगा। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला। कहाँ पे दिखा दूँ क्या? तो ये लो अभी दिखा देता हूँ। हाँ जी ये रहा। तो चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाले में एक मीनिंग और सेकंड टूल ऑल्सो नोन एज टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो कॉमन साइज, कॉम्पेरेटिव साइज जो कि आपके सिलेबस में नहीं था। उसके अलावा रेशियो एनालिसिस चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या लिखना था? इस बच्चे ने यहाँ पे जिसका भी है इन्होंने गलत लगाया है, बोथ ए एंड बी लगा दिया। देखो भाई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये बेसिकली इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल नहीं होते। टूल होते हैं रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और 2 होते थे कॉमन साइज, कॉम्पेरेटिव साइज। 4 ही टूल होते हैं, ऑल्सो नोन एज टेक्निक। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। और वाले में आओ, इफ द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ पाथवे लिमिटेड 30%, इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 28, तो ये तो बता दिया रेशियो एनालिसिस। और वाले में 70% होगा। कैसे? देखो ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जब दोनों का सम करते हैं ना तो 100% होता है। ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली कॉस्ट को डिनोट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट दोनों प्लस करेंगे तो 100% आता है। तो अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो है 30% तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा? 70%। सिंपल है, 100 - 70 कर लो, या दोनों को प्लस करके 100 आना चाहिए। अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो देता 30% तो ये होता 70%। दोनों का जोड़ सम 100% होता है। तो करेक्ट आंसर 70%। तो इसका करेक्ट आंसर है डी 70%। दोनों का सम टोटल 100% आना चाहिए। इसके अलावा 29 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट टू कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट में किसको हम ऐड करेंगे टू कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग रेशो? तो इसका भी आपको बता दूं क्या? इसका भी आपको दिखा देते हैं, एक सेकेंड। अब देखो जी, देखो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड बनाते हो, इनडायरेक्ट मेथड ही आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते थे वर्किंग नोट से, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो आफ्टर टैक्स में प्लस वगैरह करके। और उसके बाद हमें प्लस माइनस बहुत सारी चीज़ें करनी होती। और जो ये होता था ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, ये कैसे निकालते थे? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप बेसिकली ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स रिफंड, ये सारे प्लस माइनस करते थे। तो टैक्स बिफोर टैक्स आता था और ये आफ्टर से बिफोर आ जाता था। करेक्ट है? तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता था। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्या? क्वेश्चन में पूछा था आपसे 29 में, किस चीज़ को आप ऐड बैक करोगे, प्लस करोगे? प्लस नेट प्रॉफिट में आपको प्लस करना है किस चीज़ों को? तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन। देखो ना, आप सिंपल समझो, लॉजिकल, ए भी रिसीव्ड, ये भी रिसीव्ड, ये भी रिसीव्ड, तो तीनों तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इन तीनों को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस नहीं करते। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का क्या होता है? इनफ्लो होता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये तीनों प्लस होता है, बट ऑपरेटिंग में, क्योंकि पूछा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये तीनों दोबारा से माइनस होता है बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। प्लस होता है फाइनेंशियल कॉस्ट। सर ये नया नाम क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट जैसे इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, ठीक है जी,
फाइनेंस कॉस्ट में आता है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, वो होते हैं फाइनेंस कॉस्ट। जो पैसे आपने फाइनेंस करे हैं उसके बदले जो आप पैसे पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसे हम फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं। तो फाइनेंस कॉस्ट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया। यहाँ पे 29 का जो सॉल्यूशन है, फाइनेंस कॉस्ट एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन डिवेंचर पे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, पेड, वर्ड याद रख लेना, पेड वाले को ऐड करते हैं और रिसीव वाले को माइनस, क्योंकि वो इनकम होता है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 30 का भी देख लो फटाफट। कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, मशीन को आपने बेचा है बाय मशीनरी डीलर, ओ माय गॉड मशीनरी डीलर है, ठीक है। विल बी कंसीडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम दी फॉलोइंग वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो। अब देखो जी मशीनरी डीलर है, मतलब कंपनी किसका है, ये मशीन सेल करता है और परचेज करता है, परचेज करके सेल करता है या मैन्युफैक्चर करके सेल करता है। मशीनरी वाली कंपनी है, इसका बिजनेस ही मशीन का है, तो मशीन का सेल परचेज जो करेगा तो वो कौन सा होगा, इन्वेस्टिंग नहीं होएगा, ठीक है, वो इन्वेस्टिंग नहीं होगा आपका, वो ऑपरेटिंग कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसका आंसर आपने लिखना है करेक्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बोथ तो कभी होएगा नहीं, बोथ कैसे हो जाएगा भाई, जिसने भी गलत आंसर लगाया गलत, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग होएगा, ऑपरेटिंग। ये कहाँ से, तो ये भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये सारे कंसेप्चुअल पूछा है इस बार MCQ, ठीक है। तो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन से होते हैं, तो डिपेंड करता है उसका बिजनेस कैसा है, डिपेंड करता है उसका बिजनेस कैसा है भाई साहब, ठीक है। तो अलग अलग बिजनेस है, देखो ना, अगर फाइनेंस कंपनी है तो इंटरेस्ट लेना देना, इंटरेस्ट पे करना, रिसीव करना, वो उसका ऑपरेटिंग हो जाता है। इंश्योरेंस है तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना और रिसीव करना, क्लेम जो होता है। नॉर्मल केस में होता है क्या, सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो भाई मशीनरी कंपनी के लिए मशीनरी तो गुड्स हुआ ना, परचेज करेगा सेल करेगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा उसके लिए, वो हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे इन्वेस्टिंग नहीं है, ऑपरेटिंग है, इसको आप सही कर लेना, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कौन सा है, सी था ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन था भाई, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो ये हो गया 30 का, और इसको यहाँ पे भी करेक्ट कर लो ज़रा, ऊपर वाले में भी गलत हो रखा होगा, बी, इसका बी आंसर होगा। बाकी किसी को कुछ भी पूछना है तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। एक बार यहाँ से भी मैंने दिखा दिया, यहाँ से भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके अपना मैच करा सकते हो। एक्सप्लेनेशंस के लिए वीडियो पूरा, ये PDF जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा MCQ वाले सारे के सारे 20 के 20 नंबर के आपको जो है बेसिकली सॉल्यूशंस करवा दिए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। और बाकी का जो ये सारे क्वेश्चंस है 3, 4 और 6 नंबर वाले, इन सब का एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट कल जो है अपलोड हो जाएगा, उसका वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो कल अपलोड होएगा। तो किसी को कुछ भी पूछना है, व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर भी पूछ सकते हो आप कोई भी क्वेश्चंस। उसके अलावा जिनको दूसरे वाले सेट, ये तो सेट था 67C ना, जिसको सेट नंबर 1 सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन चाहिए, वो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे PDF फाइल, PDF ध्यान रखो, इमेज नहीं, PDF फाइल अगर बना के पूरा का पूरा पेपर सेंड कर दोगे तो मैं उसका वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा जिन लोगों को इकोनॉमिक्स का आंसर की चाहिए, वो भी इकोनॉमिक्स का पेपर मेरे पास आया नहीं है, तो आप लोग उसका भी PDF अगर भेज देते हो तो उसका भी सॉल्यूशन मैं अपलोड करवा दूंगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम दे दिया आपने, अब रिज़ल्ट का आपको वेट करना है। और जिनको बड़े वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, वो जो है वीडियो कल आएगी, तो वहाँ से आप उसका सॉल्यूशन देख लेना। ओके, बाय बाय, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।